गरीब आदमी छोटे मोटे चार्ज में थे, कोई किसी के कपड़े धो रहा, कोई किसी के खाना ला रहा बना के, जो बड़े लोग थे उनके, वे बाहर नहीं जा पाते थे चोरी। मैंने एक तो आदमी चोरी में बंद था बेचारा, कई महीने तक कपड़े एक्स्ट्रा धोए उसने लोगों के। तो ये पीड़ा में और लोगों की देखी, फिर काफी लोगों से मैं बात भी जेल में करता। नहीं तो वहाँ जिस पे पैसा होगा जेल में जी, वो तो सुविधा जुटा ही लेता होगा। जेल वही काट सकता है जिसके पास पैसे हो, बाकी तो लोग परेशानी रहते हैं वहाँ। पुलिस वाले ही मुहैया कराते थे सब, क्या चीज में? जो सुविधा मुहैया कराते हैं। पुलिस, उनके बिना तो पत्ता भी नहीं हल सकता जेल में। क्या आप देखो वहाँ बहुत सारी चीजें, मुलाकात आती है, मुलाकात एक बंदी की मुलाकात नहीं आती। अगर 1500 रुपये आए, जेल के 7 गेट होते हैं, 7 गेट से आपका पहला गेट बैरिक का, दूसरा गेट आपके हत्ते का, तीसरा गेट आपके उस हिस्से का जहाँ बना जा रहे, चौथा गेट भंडारा जहाँ खाड़ा बनता है, 5वां गेट कैंटीन का और 7वां गेट हॉस्पिटल का। तो 7 ताड़े पार करके आप जा रहे हो, और जो 1500 रुपये आपको देंगे कि हर जगह वहां से भी रसीद काटने के लिए खड़े हो। भाई किस बात के लिए रसीद काटे जब सरकार आपको सैलरी दे रही है? तो 500 से 600 रुपये तो मिलाई उनकी हो जाती हो। तो आप समझ सकते हो कितना ज्यादा पैसा आता होगा। हर गेट पे पैसा देते हैं? हर गेट पे पर्ची कटती है सर। पर्ची मतलब कहीं पर्ची को ऑफिशियल थोड़ी है, उनकी अपनी है, उनकी अपनी पर्ची है वो। और फिर दूसरी बात और भी थी कि जैसे कितनी मुलाकात आती होगी, कितना पैसा होता होगा। और बुध में और रविवार में तो खाना ही नहीं मिलता वहाँ, एक ही टाइम खाना मिले। क्यों मिलता ही नहीं सर? क्यों? जेल है मतलब ये क्या नियम हुआ? जेल है तो इंसान ना अंदर। हाँ, तो एक ही टाइम खाना देते हैं, दोपहर में हल्के से चावल देते हैं इतने से, सुबह तो देते ही नहीं कुछ। कोई ना चाहे व्रत करना वो भी कर ही रहा है। वो भी कर ही रहा है। तो जेल में ये चीजें, और जिसे खाने का मन है वो जुगाड़ कर भी सकता होगा। हाँ, कैंटीन से कुछ भी लो। एक जेल में जैसे कोई 50 रुपए की चीज है, 100 रुपए की कैंटीन से कुछ भी ले लो, समोसे खा लो, पकौड़ी खा लो, कुछ भी खा लो, उनके लिए ठीक है। उनके लिए ठीक। अंदर मोबाइल भी चलते ही हैं? हाँ, मोबाइल भी चलते हैं। आपने बात की अंदर से कभी घर वालों से? नहीं, मैंने कभी बात नहीं की। हथियार भी होते हैं अंदर? आपस में मारपीट या आजकल बड़ा हथियार तो नहीं कह सकते, लेकिन वो जो मैं आपको बताऊं, वहाँ पे जो मैंने देखा अक्सर, जो हमारी चम्मच होती है उसे भी कट्टन बोलते हैं। तो उसे भी घिस के तीखी कर लेते हैं। एक बार का वाक्य है, जब मैं जेल में बंद था, जब पाकिस्तान की जेल में सरबजीत जी की हत्या हुई, तो उस टाइम पे जितने भी पाकिस्तान के नागरिक बंद थे, तो उनमें गृह मंत्रालय से एक अलर्ट आया था कि जितने भी जेलों में पाकिस्तान के नागरिक हैं उनकी सुरक्षा जो है बढ़ा दी जाए, पुख्ता कर दें, अलग कर दें। तो उस टाइम पे मुजफ्फरनगर के, जहाँ तक मेरी स्मृति के मुताबिक, मेरा नाम तो उसका याद नहीं आ रहा, लेकिन वो कराची के जमाल टून थाने का एक आदमी मुजफ्फरनगर में बंद था। लेकिन वो ये नहीं पता था, वो अखबार पढ़ने आता था हमारी बैरिक में, कि पाकिस्तान का है। तो जैसे सरबजीत जी की वो जानकारी हुई, तो उसका जो आपने कट्टन का जिक्र किया, तो उसके ऊपर उन्होंने पहले जो हर तरीके के लोग रहते हैं वहाँ, अच्छे भी रहते हैं, बुरे भी रहते हैं, आधे आदमी ऐसे रहते हैं, उन्हें मजा इसी चीज में आता है। तो उन्होंने उसके ऊपर कंबल डाल दिया ताकि उसे ये भी ना दिख पावे कि किसने किस ओर से वार किया। और कंबल और गिलास होता है, गिलास ऐसे, गिलास की किनारी, गिलास की किनारी ऐसे उसके मारेंगे तो उसके हाथ में दर्द होगा। उसके बेचारे के पेट पे, कोई भी हो, कोई किसी भी मुल्क का हो, है तो इंसान ही ना, उसका क्या लेना देना? उसका क्या लेना उन मारने वालों से जो सरबजीत को मार रहे थे। उसके मुंह पे, उसकी पीठ पे गिलास ऐसे रखकर गिलास पे ऐसे मारते थे, और जो चम्मच थी वे सारी मतलब बड़ा खून खराब करते थे। झगड़ा भी होता था, ये चीजें होती थी। जैसे फोन किसी पे पकड़ा जाता था, उसकी फिर पिटाई होती थी, फिर वो भंडारा रोटी पानी में उसे लगाया जाता था। पहले फोन चलवाने के पैसे, फिर वहां से भंडारे से निकलने के पैसे। वो सबसे मुश्किल सजा है क्या, मुलाकात बनाने की? हाँ, वो तो खाना बनाने की एक ऐसी प्रक्रिया कि वहाँ जो अगर कोई भंडारे में हुआ, 2200 के आसपास वहाँ उस टाइम बंदी बंद थे। अब तो शायद संख्या ज़्यादा बढ़ रही। तो सुबह का बनना, शाम का बनना, और हम वहाँ पे आटा, घर में तो आटे को ऐसे करते हैं, वहाँ पे आटा ऐसे नहीं होता, पैरों से, हाँ ऐसे होता कोहनियों से। और जो वे रोटी बनाते हैं उनकी कोहनी भी मतलब गली हुई होती है। आप समझ सकते हो कैसा खाना मिलता होगा। आप खाना नहीं खा सकते, लेकिन वो खाना पड़ा मजबूरी। मतलब खूब पसीना कोई मतलब नहीं, वे ऐसे कर रहे है, ये सब चीजें। तो वहाँ ख्याल आया कि बाहर निकला तो वकील बनूं, क्योंकि आपको तो आर्मी में जाना था। आर्मी में जाना था, और ये पीड़ा में जो ये इतनी लाठियों की बौछार हुई थी, ये शरीर दर्द होता था अंदर भी, आज भी दर्द होता है। 12 साल से मैं कभी खाट पे, बेड पे नहीं सो पाया, आज भी गद्दे पे सोता हूँ।
मेरठ में जब मैं जिस किराए के रूम में मैं रहता हूँ, हम दोनों LLM के छात्र थे। एक का तो अभी चयन भी हुआ है, बल्कि यूपी में, नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं। मेरे रूममेट जो है जुडिशरी में गए हैं, और एक मध्य प्रदेश में बड़ी पोस्ट पर गए हैं। तो मेरा तो फ्रेंड सर्किल सारा एजुकेटेड रहा है, पढ़े लिखे लोगों के बीच में रहा है। खैर आप गुड़गांव आए थे, है ना? मैं गुड़गांव आया तो उन्होंने मुझे 3,000 रुपये की नौकरी दी। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि पैसे कितने लोगे? मैंने कहा जो भी आप दे दोगे। तो फिर मेरा काम नहीं चलता था। एडवोकेट के यहाँ पे? हाँ जी। करना क्या था आपको, मतलब क्यों आप उनके पास गए थे? वो वकालत वाली थी ना कि वही, हाँ, कि इसके बाद मुझे करनी, तो यही। तो और दूसरा लोगों के ताने थे। तीसरा मन में कहीं ना कहीं एक दहशत पुलिस की भी थी, इनके बीच में सुरक्षित रहेगा तो अपने आप को बचा पाएगा, कम से कम ये, हाँ, हैंडल कर लेंगे, वकील है। हाँ। दूसरा ये भी था कि जब मैं पहले कुछ नहीं किया था, इतना बड़ा कैसे कभी फिर फंसावे, पूरा दिन कैमरे की नजर में रहूंगा। तो ये मेरे मन में ख्याल था। और दूसरा मुझे लाइन पे ही इस पे जाना था मुझे। मैं अपराध की ओर थोड़ी था। मुझे इस बीच में जिस चीज ने टेंशन दी, मैं वो चीजें छोड़ दी। और ये मेरा नियम भी है जिंदगी का। मुझे गाँव ने ताने दिए तो मैं जो है 4 साल तक अपने माँ बाप से भी नहीं मिला। मैं कितना मन जो है टाइट करके रहाऊंगा, आप सोच कर देखो। एक बार मेरी माँ ने मुझे मजाक में कहा कि भाई कौन सा दिन आएगा वो, तो मैंने बोल दिया, बस लफ्ज ऐसा बोला कि उस लफ्ज को मुझे पार करते करते बड़ा मुश्किल होता रहा। मैंने कहा माँ अब जो है मैं आपके सामने तभी आऊंगा, तो आपकी आंखों के सामने से जो चला ही जाऊंगा, या मैं इस दाग को मिटा के आऊंगा। 3 साल पहले सब बोले थे मैंने। अब मुझे नहीं पता था कि मामला इतना लंबा खिंच जाएगा कि तारीख पे तारीख। वो केस कितना लंबा चला? 12 साल मुकदमा चला, लेकिन 3 साल पहले मेरी माताजी ने शब्द बोले, और फिर मैं अभी बरी होने के बाद ही जैसे जजमेंट मेरा 27 सितंबर को आया, तो मैं 26 तारीख में मेरे मन में मेरे पिता का एक फोन आया, कह रहे कि अमित अगर कुछ दिक्कत हो गई मैं तो तेरे से मिलने भी आ जाऊंगा, तेरी माँ पर नहीं तेरे से मिलने आ जा। फिर मेरे मन में भी ये ख्याल आया कि बड़े से बड़ा काम माँ बाप का आशीर्वाद लेकर सिद्ध हुए। तो जैसे ही मैं गाँव में गया 26 सितम्बर को, तो उनकी आंखों में आंसू थे, दोनों गेट में खड़े थे। उन्हें लोगों ने इतना डरा रखा था, इतनी दहशत उनके अंदर कर रखी थी कि पुलिस वाले मरे हुए हैं, और वो उसका तो उसे छोड़ेंगे नहीं, उसे छोड़ेंगे नहीं। ठीक है। और कल उसे सजा हो जाएगी। उस पर तो मैं आऊंगा, पूरा समझेंगे कोर्ट में क्या हुआ था। तो गुड़गांव के दौरान जीवन कैसा था? आप खाने पीने का भी कुछ नहीं था? गुड़गांव का जीवन मेरा ऐसा था कि एक मित्र मेरे संदीप जी रहते थे, उन्होंने मुझे अपने रूम में आसरा दिया, और वे दया के पात्र मुझे बना के उन्होंने मुझे ये भी कहा कि हम अमित से पैसे नहीं लेने, कैसे पैसे कम मिले। लेकिन मैंने कहा कि ऐसे तो मैं रहने का नहीं, बेशक आप 1000 रुपए लो मेरे से। तो वे 1000 ही रुपए मेरे से लेते थे। और 5 किलोमीटर भीम चौक से, गुड़गांव का जो भीम चौक है, कोर्ट की दूरी 5 किलोमीटर, पैदल जाता था, पैदल आता था। सर्दी के कपड़े भी रहते थे, 100 रुपए की जर्सी पहनता था मैं। वहाँ पर आज भी फोटो है मेरे उसमें भी। और मैडम के पास वहाँ पे मैं काम करता था। जब काम नहीं चलता था, गुड़गांव गाँव में एक बाजार बढ़ता है शाम को, तो पहले दिन जब मैं कैलेंडर का बड़ा थैला अपना सामान लेकर गया, तो मुझे वहाँ पे किसी ने खड़े भी नहीं होने दिया। उसके बाद एक कोऑपरेटिव बैंक के मैनेजर है गुड़गांव गाँव में, सुरेंद्र शर्मा जी उनका नाम है, उन्होंने अपने घर के बाहर मुझे बैठने के लिए कुर्सी दी और एक काफी बड़ा तख्त टाइप दिया। तब मैं 8-9 महीने तक वहाँ कैलेंडर बेचते थे। जी। क्या कमाई होती होगी? बस उस टाइम पे मैं बिल्कुल 10 रुपए का वो आता था तो 30 रुपए का बिक जाता था, इतना होता था, थोक में आता था। और खाने पीने का पढ़ रहा था क्या? अखबार में रोज देखते थे खाने की? सर अगर मैं एक टाइम खाना खा लेता तो मेरा बजट बिगड़ जाता था। पैदल तो मैं आता जाता ही था। तो दोपहर में मैडम जब ये बोलती थी वंदना जी कि जाओ अमित बेटा लंच कर आओ, मैं मैडम को भी कभी सो नहीं होने दिया कि पैसे नहीं है या कुछ नहीं है। हाँ, उन्होंने कभी समोसे मंगाए, जैसे एडवोकेट के वहाँ पे, हाँ, कभी खा लिया तो मेरा नसीब था कि उस दिन पेट भर के नहीं, अपना पानी पिया और कोर्ट का चक्कर लगाया और बैठ गया, वापस आ गए। फिर पैदल आना 5 किलोमीटर। उस बीच में एक जूस वाले भैया देखते थे, कभी कभी वे जूस मुझे पिला देते थे। हाँ, जो समझ गया कि लंच टाइम बस टाइम पास कर रहा है, वापस जाएगा वैसे ही। मैंने पढ़ा था अखबारों में, आप देखते थे कहाँ भंडारा लगा। मैं सड़क पे लाइन पे लग कर खाना खाता था सर। अखबार में देखता था कि आज धार्मिक आयोजन कहाँ है, कहाँ भंडारा है, कहाँ मुझे रोटी मिलेगी। ये सब चीजें मेरी जिंदगी का हिस्सा रही गुड़गांव में। कितने साल थे आप वहाँ? गुड़गांव में का 10-11 महीने रहा मैं 2014 से, और मैं 22 नवंबर 2015 को आया मेरठ में। तो आप वो टाइम पीरियड समझ सकते हो, वो 2 महीने में अपने घर रहा, उसके बीच का टाइम मेरा गुड़गांव में। फिर मैं मेरठ आया और मेरठ चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय पहुंचा। वहाँ मेरे भाई के मित्र थे, उनके पास में गया तो वहाँ पर मैस, यूनिवर्सिटी में मैस जो चल रहा था, और मैस में मैंने खाना बड़ी बेसब्री से खाया। तो मेरे भाई तो मुझे छोड़ कर जो चले गए थे, तो मुझे वो पुलिस की दहशत, वो सारा टॉर्चर सब याद आता था, और
एक तरह से मैं भूखमरी भी झेली गुड़गांव में आर्थिक स्थिति के हिसाब से। तो मैं जब खाना खाता था, अभी मेरे से थोड़े सीनियर थे, मैच्योर भी थे, तो मेरी तरफ बड़े ध्यान से देखते थे कि बड़ी बेसब्री से खाना खा रहा मैं था। तो मैंने फिर उन्हें एक दिन बोल ही दिया, जैसे जब घूमते हैं बातें शेयर होती है, तो वहाँ की यूनिवर्सिटी का तपोवन है जहाँ पे सब घूमते हैं सारे लोग, प्रोफेसर सब। हाँ मैं गया। तो मैंने कहा कि भैया ऐसा लग रहा कि जैसे 1 साल बाद पेट भर के खाना खाया हो। तो आज वो आया तो मेरी ज़िंदगी में दोस्त बन के था, लेकिन आज परिवार का हिस्सा है। और बहुत लोगों ने, उनके भैया रहते हैं मेरठ में, विपिन जी, पूरे परिवार ने मेरी इस तरह से दुख की घड़ी में मदद करी कि जैसे भगवान मेरे जीवन में बन के आए हो। फिर मदद करने वाले मिलते गए। हाँ, अच्छे लोग मुझे मिलते। मेरी मन में कभी चाह भी नहीं रही कि मैं बुरे का साथ लूँ। जैसे मैं जेल में भी था, कुछ लोगों ने ये कहा जो गैंगस्टर टाइप थे कि अगर तुम्हें पढ़ना होगा बता देना, किसी भी कॉलेज में हम बोल देंगे। तो मेरे मन में देख विचार ये आता था कि अगर इनका आपने एक बार भी मदद ले ली, कल को उनके आदमी गलत काम करके आएगा, मैं किस मुँह से मना करवाना रोकने के लिए। तो मैं कभी किसी गलत आदमी की मदद ली नहीं, तंगी झेली, भुखमरी झेली, लेकिन गलत आदमी का साथ नहीं लिया कभी ना। कभी इस बीच में यहाँ कि मैं सुसाइड कर लूँ या मर जाऊँ। ये था कि जिंदगी जीने के लिए मिली, मरने के लिए नहीं। जो सुखाए चाहे दुखाए, अपना किरदार निभाना उसमें अच्छे तरीके से। हाँ, फिर मेरठ चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। मेरठ से मेरी जो पढ़ाई शुरू हुई और LLB मैंने वहीं से किया। मेरी LLM की पढ़ाई भी कैंपस से हुई और उसमें मेरा ग्रुप भी क्रिमिनोलॉजी था। और मैडम ने पूछा अमित रिसर्च किस चीज़ पे करना चाहोगे? तो मैंने कहा जी मुझे जेल के अलावा और किसी चीज़ पे करनी नहीं है। तो उन्हें मेरे बारे में जानकारी नहीं थी। तो उन्होंने मेरे से एक ऐसा क्वेश्चन पूछा कि हमें जब जेल से कोई आदमी आता है तो समाज उसके साथ क्या करता? उन्हें ये नहीं पता था कि आप जेल में थे ना। तो मैं उस दिन जब मैं रोने लगा तो तब। और कितने दिन थे आप उनके साथ? गया था आज, तो मैडम भी फिर बाद में उन्हें पता लगा। उन्होंने बोला गुड़गांव, मतलब उन्हें पता नहीं था पर क्या आप जेल काट के यहाँ आया हूँ। मेरा बैकग्राउंड को पता मेरे जीवन का ये मैं मेरी लाइफ का पार्ट रहा है। तो जब मैं रोने लगा तो उन्होंने पूछा मेरे से अमित क्या बात हुई? तो मैंने सारी चीज़ बताई। फिर तो उन्होंने, मतलब मेरे गुरु भी रही जिनके अंडर में रिसर्च करी मैंने, डॉक्टर अपेक्षा चौधरी जी। उन्होंने कहा कि गुरु के साथ साथ मुझे तुम अपनी बड़ी बहन भी समझना। तो उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया। उनके पूरे ही परिवार ने आज तक सपोर्ट करते हैं मुझे। तो मेरे से भी आज भी जुड़े हुए हैं। कुछ लोग रिश्ते मेरे से छूटे तो कुछ अच्छे रिश्ते मेरे जीवन में आए भी। तो फिर आपने LLB की, LLM किया और फिर 2019 में मैंने AIB की परीक्षा पास करी। और जो मेरा केस में कुछ नहीं हो रहा था, कुछ भी केस आगे बढ़ ही नहीं रहा था, तारीख। तो फिर हाई कोर्ट से मैं इस केस में डायरेक्शन लेकर आया। अच्छा, हाई कोर्ट से जब डायरेक्शन में लेकर आया इस केस में, तो जैसे मैं तारीख पे जाता था और ऐसा कोई दोस्त भी मेरा नहीं बचा जिससे मैं पैसे ना दिए हो तारीख पे जाने के लिए। 500 का नोट हुए, हर दोस्त मेरे लिए तैयार रहते थे और बहुत लोगों ने मदद करी मेरी। तो जो सफ़र रहता था तो मुझे सबको देखता था, कोई टीचर मिलता था मुझे, कोई मिलता था, कोई प्रोफेसर अपनी जॉब पे जाता था। तो मैं जाता था तारीख पे तो मुझे बड़ा दुख होता था। 18 से 30 साल की एज में मैं कभी मुस्कुरा ही नहीं पाया अपने जीवन में। ये जीवन का हिस्सा रहा। हाँ, मतलब 12-13 साल, या तो इस बात की टेंशन कि कब पुलिस आ जाए, में मैंने कब मुकदमे में क्या हो जाए। कविताएं भी लिखने का शौक रहा। जब मैं कैलेंडर बेचता था गुड़गांव में, तो मैंने एक लाइन लिखी थी अपने ऊपर कि देखो कितने जख्म है हमारी आंखों के अंदर, जब कैलेंडर बेचे थे गुड़गांव के अंदर। और जब परिवार की कमी महसूस हुई 18.5 साल की उम्र में, तो परिवार ही छूट गया। घर नहीं जा पाता था तो कभी खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं हो पाई, परिवार का प्यार नहीं मिल पाया, परिवार का प्यार महसूस भी नहीं हुआ क्या होता है। तो मैंने एक लाइन लिखी थी अपने ऊपर कि मैं अनाथ हूँ, मैं गुजरा हुआ हालात हूँ और महकूंगा एक दिन मैं भी अपनी खुशबू से, क्योंकि मैं खिलता हुआ गुलाब हूँ। और वो महकने का मौका मैंने इस दिन के लिए अपने ऊपर जी तोड़ मेहनत करी और किसी की कोई परवाह नहीं करी। बस ये था कि एक परिणाम लोगों की राय जरूर बदलेगा, इस परिणाम के लिए मैं जिया। और रही बात टेंशन की, लोग कहते हैं कि हमें तो उस चीज़ से टेंशन हो, मैं टेंशन की उस हद से पार गुजर चुका कि अब मुझे टेंशन ही नहीं हो। कोई भी मुसीबत छोटी लगती होगी, छोटी तो हो जाएगी। और जब मेरा जो 26 तारीख की जो रात रही, जैसे 19 सितंबर को मेरी, उससे पहले मैं कोर्ट की कुछ बात बताता हूँ आपको। आईओ साहब आते हैं कोर्ट में, मेरे से आके पूछते हैं, मैं इसी हाल में कोर्ट में था, कह रहे कि वकील साहब आप किसकी तरफ से हो? ये उनका वाक्य था। मैंने कहा आप मुझे नहीं जानते। ये वही थे? ये वही आईओ साहब थे। ये वही थे? वाह। और जब उन्होंने आपको वकील बन के वहाँ खड़े देखा, जब आप अपनी पैरवी करने खुद पहुंचने लगे, तो पहचान नहीं पाए? हाँ, क्या पहचान? वो 18 साल का लड़का जो उस वक्त पिट रहा था, खून में लथपथ,
यहाँ वर्दी में खड़े थे वकील की। वकील साहब आप किसकी तरफ से हो? फिर जो इस केस में जो थाने के पैरोकार होते हैं, जो गवाह को पेश करते हैं, वे भी बड़ी रेस्पेक्ट से बात करते थे मेरे से। उनका भी एक मैं पात्र आपको इसमें बताता हूँ। तो उन्हें ये मालूम नहीं था कि मैं इसी केस में हूँ, उन्हें ये था कि मैं किसी का एडवोकेट हूँ इस केस में। तो उन्होंने मुझे सारी चीजें भी आके बताते रहे इस जो ट्रायल की प्रक्रिया के दौरान कि आज इसमें ये होगा, आज इसमें अच्छा, ये वो होगा। अंदर की बात खुद ही बताते रहे बेचारे। मैंने पूछा भी नहीं उनसे कभी। तो जब जजमेंट आने लगा तो मैं वकालत का सम्मान करते हुए, कोर्ट का सम्मान करते हुए, मैं कोर्ट फेर के कभी कटघरे में खड़ा नहीं हुआ। सही। ना आज तक वे सारे जो आरोपी थे वे सारे कटघरे में खड़े होते थे। मैं अपनी बात मानने न्यायालय के सामने परमिशन लेकर अपनी बात खुद रखता था, बाहर खड़े होके। मैं कभी उसमें कटघरे में खड़ा ही नहीं हुआ। मैं एक दिन खड़ा हुआ, उसी दिन बरी हुआ। तो अच्छा, जिस दिन फैसला आना था कोर्ट मैं उसी दिन खड़ा हुआ, कटघरे में गए, वहाँ क्योंकि फैसला वो सुना। नियम था, वो बड़े से बड़ा आदमी होता है, प्रक्रिया का हिस्सा है कि होना ही पड़ेगा आज तो। उस दिन मैं व्हाइट कपड़े पहन के गया था। मैं कभी रंगीन, जिस बीच में कभी रंगीन कपड़े भी नहीं पहने मैंने, सफेद कपड़े पहने या जब ब्लैक एंड व्हाइट पहने। आपने कोई तस्वीर मेरी देखी होगी तो कभी रक्षाबंधन की देखी होगी कोई भी। तो मैं उस दिन वहां पे गया। तो जैसे ही उन्होंने मेरे से मुस्कुरा के पूछा, पैरोकार साहब ने, वकील साहब किस टाइम का प्रोग्राम है? मैंने कहा भैया प्रोग्राम तो आप ऐसे करें जैसे यहाँ पे किसी की शादी हो, मंडा हो। 12 बजे 2 बजे न्यायालय का फैसला आएगा, जो भी होगा देखा जाएगा। उन्हें तब भी एहसास नहीं था कि ये भी अपना फैसला सुनने आया हुआ है इस केस में। तो जैसे ही 13 आदमी की लिस्ट आई, अदालत के बाहर फोर्स लगा दी गई और सबको उसमें बारी बारी से अंदर करने लगे। तो सबसे लास्ट का शख्स मैं था। जब मैं जाने लगा मुझे रोकने, वकील साहब आप कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मैं भी इस केस में हूँ, अरे मुझे भी इस केस में आप लोगों ने आरोप कर रहे हैं। तो वे ऐसे कर रहे थे कि मुझे तो पता ही नहीं था, आपका तो कोई मतलब ही नहीं हो सकता। तो फिर वो जो माननीय न्यायाधीश महोदय आए और वो समय ऐसा था कि मेरा मुंह लाल था और ये हिस्सा मेरे पसीने से जो तरमतर था और पैरों में एक अजीब सी घबराहट थी। पैर ऐसे में था, पता नहीं क्या जिंदगी किस ओर जाएगी। 12 साल बाद फैसला आ रहा। 12 साल बाद फैसला रहा। उससे पहली जो बात छोड़ दी मैंने, 19 सितंबर से ये जो कहानी शुरू हुई थी। 19 सितंबर को जब 27 सितंबर डेट मिली फैसले की, जो तिथि मुकर्रर हुई कि 27 में फैसला सुनाया जाएगा, तो 19 में तो मैं आकर सो गया। उसके बाद 20 तारीख आती है तो मुझे नींद आनी धीरे धीरे कम हो गई। तो मैंने और केस में, जैसे मैं लॉ का छात्र रहा हूँ, तो और केस में देखता था, मैं औरों के बारे में कल्पना करता था कि पता नहीं वो उस रात कैसे महसूस कर रहे होगे, उस रात कैसे महसूस करते होगे। मैंने उस रात वे पल जो है खुद में जिए कि आदमी कैसे महसूस करता है। खाना भी बंद हो जाता है, आदि भूख भी लगनी आपको बंद हो जाती है, सिर्फ ध्यान रहता है उसी चीज पे। 27 पे एक एक दिन ऐसे घटाना होता है जैसे 1 साल की तरह कटते हो। तो जो मेरे खुद के कमाए हुए रिश्ते थे, इन 12 साल में जो मुझे जीरो समझ रहे थे कि अमित तो जीरो है, कभी किसी रिश्तेदार ने मेरी सुध-बुध नहीं ली। अगर किसी प्रोग्राम में मैं जाता था, उन्होंने कभी मेरे स्वास्थ्य के बारे में पूछा, कभी मेरी शिक्षा के बारे में पूछा। बस मुझे वो एहसास कराते थे कि जेल से कब आया, दया का पात्र बना था। मैंने सबके बीच में जाना ही छोड़ दिया था। तो 26 की रात ऐसी रात थी कि मेरठ का जो परिवार है, जो मेरे खुद के कमाए हुए संबंध थे, डॉक्टर विपिन भैया, वे मेरे साथ थे। मुझे 2 घंटे नींद आई बस। अब वो नींद भी आप समझ सकते हो कैसी आई। वो थक के किसी तरह लग गई आप। और दिन अदालत में मैं जाता था 8:30-9 बजे के आसपास, नहाना धोना होता था। मैं उस दिन में 5 बजे नहाया था। लेकिन उस दिन का जो दिन था, सब चीज पॉजिटिव होती जा रही थी मेरे पास। तो मंदिर जाने से पहले मंदिर गया, जो शास्त्री नगर ये ब्लॉक में मंदिर था। तो मेरे से पहले प्रसाद लिए, जो आसपास के लोगों को पता था कि आज इसका फैसला आएगा। मेरे साथ दुआएं बहुत थी। मैं 24 घंटे लोगों के लिए, कभी किसी का मन नहीं दुखा। काफी लोग मेरे लिए प्रसाद लेकर खड़े थे। तो कह रहे कि पहले ही प्रसाद हम खिला रहे हैं, तेरा दिन अच्छा रहेगा, हमारी दुआएं। तो मंदिर के जो पुजारी थे उन्होंने भी प्रसाद पहले ही बांट दिया। मेरी दुआ कभी बेकार नहीं जाती बेटा, सब अच्छा रहेगा, तुम भगवान का नाम लेकर जाओ। तो फिर मैं घर पे गया विपिन भैया के पास। वहाँ पे चाचा जी सुरेंद्र पाल नैन जी, वे मुझे मुजफ्फरनगर के लिए लेकर निकल पड़ते हैं। हम 3 शख्स उस गाड़ी में थे। फिर उसके बाद मेरे भाई भी मुजफ्फरनगर रहते हैं, वे भी आ गए, मेरे कुछ मित्र भी आ गए। तो शक्ति भैया, आदेश भाई, सारे ये लोग आ गए। तो उसमें से जब वो आया तो कुछ मेरे जो मित्र थे, प्रशासनिक अधिकारी भी थे, जो नाम तो मैं नहीं उनका लेना चाहूंगा, पीसीएस अधिकारी थे। वे मुलजिम की बेंच पे बैठे थे। मैंने कहा साहब आप अंदर बैठ लो,
करे अमित तो भी तो बैठता था यहाँ में। तो मुझे ये लगता था कि लोग इतनी बड़ी घटना होने के बाद किसी को बैठाना पसंद नहीं करते। शायद मैं पहला शख्स था कि लोग मुझे प्यार भी बहुत दिया लोगों ने, लेकिन जहाँ से प्यार मिलना चाहिए था वहां से नहीं मिला। हाँ, कहीं से खारिज और कहीं स्वीकृति। कहीं तो मुझे लगा कि जैसे आदमी मेरे पास जो रिश्ते थे वे थोपे हुए रिश्ते नहीं थे, मेरे खुद के कमाए हुए रिश्ते थे। और फिर आपने एक मेरी तस्वीर देखी होगी सोशल मीडिया पे, मैं बरी होने के बाद उस घर पर नहीं गया कि जहाँ मेरा जन्म हुआ था, जो माँ मेरे दिया लेकर, ठीक, मैं उस वो जो तस्वीर है उसने मुझे बहुत भावुक किया कि मैंने जो कमाया क्या, वो जो माँ मेरा टीका कर रही है, तो वो मेरा वही परिवार है जिसमें मैं अपना परिवार देखता हूँ। जिस दुख की घड़ी में मुझे परिवार की कमी महसूस होती थी, तो उस दुख की घड़ी में मुझे भी सिर्फ भगवान वो लोग साथ थे, भगवान नजर आए मेरी लाइफ में। तो उनका मेरे जीवन में बहुत योगदान है। कोर्ट में क्या हुआ? कोर्ट में जब आईओ साहब की आपको बात बताऊं, तो आईओ साहब आए, करे वकील साहब आप किसकी तरफ से हो? तो मैंने कहा, मैं बोला नहीं, मैं बात जो गोल कर दी। मैंने कहा आप आ जाइए अंदर। तो वो इतनी लंबी उन्होंने झूठ की पटकथा लिख रखी थी कि वो 1 तारीख में उनकी एविडेंस हो ही नहीं सकती थी। उनकी जो एविडेंस हुई 5 से 7 तारीख लगी उसमें पूरी होने में, पूरी बना रखी तो देते रहे एविडेंस, देते रहे एविडेंस, एक नहीं दूसरा मान लो, दूसरा नहीं तीसरा मान लो। फिर जो लंच टाइम में बाहर आते थे, सिगरेट का वो लगाते थे, सबको ऐसे ऑब्जर्व करते रहते थे। तो एक ही सवाल पूछा गया उनसे कि 12/10/2011 की घटना है, 12/11 को आपने जो घटना का एकमात्र चश्मदीद गवाह है जिसका गोली लगी थी, जिसकी गवाही सबसे पहले ही दिन जरूरी थी, आपने 1 महीने बाद आपने 1 महीने बाद ली। आपका जवान इस केस में शहीद हुआ। आप पुलिस तो सबकी होती है, जवान उनका, हमारा भी इतना अधिकार है भाई, हाँ, सबका है जवान। तो कि जीडी भी आपकी, थाना भी आपका, रिपोर्ट करता भी आप, सब कुछ ही था आपका था। ऐसी क्या मजबूरी रही कि तुमने 1 महीने बाद बयान दिया? और ये दूसरा गवाह, वो जो दूसरा कांस्टेबल घायल था, हाँ, बताऊंगा उसके बारे में। तो आपने मुझे जेल भेज दिया 4 नवंबर को, बयान दे रहे पहली बार आप 12/11 को, भाई मेरा लिंक साबित कर दो आप। तो ऐसे चक्कर भी कोर्ट में काटने लगे। फिर और बात यहीं पे खत्म नहीं होती। फिर जब कुछ और हाथ ना हुई तो फिर झूठ का सहारा लिया, बोले कि माननीय न्यायालय के सामने कि अमित का बहुत बड़ा आपराधिक इतिहास है। हाँ, तो इधर से फिर मेरी ओर से बोल लगा कि जब मेरा आपराधिक इतिहास था, इतनी बड़ी घटना हुई और आपके डिपार्टमेंट की ये घटना हुई, आपने इतनी बड़ी लापरवाही कैसे करी कि वो मेरा रिकॉर्ड मेंशन नहीं किया, इसमें मैं आपराधिक प्रवृत्ति पूरे में कहीं नहीं हुआ मेंशन, कहीं में मेंशन नहीं। फिर मैंने कहा कि हिंदुस्तान के किसी भी थाने में इस घटना से पहले, इस घटना के बाद मेरे खिलाफ कोई शांति भंग का मुकदमा दर्ज नहीं है। फिर माननीय न्यायाधीश महोदय को गुस्सा आया, उन्होंने अपना पेन रखा और उन्होंने फटकार लगाई कि जानते हो सेक्शन क्या है? 396 का सेक्शन है जिसमें फांसी की सजा है और आप झूठ बोल रहे हो। तो ऐसे चक्कर काटने लगे। तो बहुत सारे ऐसे पात्र रहे जिसने उसने पता नहीं उसे क्या उसके ऊपर सवार था। इस केस में एक संजय है, जो संजय दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के सिपाही है। घटना वाले दिन ऑन ड्यूटी थे। 2 आतंकवादी उन्होंने ढेर किए हुए हैं। 50 से ज्यादा दिल्ली पुलिस के डीसीपी ने उन्हें मेडल दिए हुए हैं। 18 साल कोई क्राइम ब्रांच में ऐसे नहीं रहता, ईमानदार अफसर रहा होगा जो है तभी रहा होगा। उस आदमी को भी उस आईओ साहब ने 12 साल सफर कराया। हम 2 आदमी ऐसे थे इस मामले में वो भी आरोपी थे। 12 साल बाद उसे अपनी खुद पुलिस वाला होने का, तो मैं तो एक बच्चा था 18.5 साल का। पुलिस वो नहीं निकल सका जो सब इन आउट जानता था डिपार्टमेंट्स के और इस केस वगैरह। फिर 18 साल वाले ने तो कभी, तो अब ये सब चीजें हुई। तो उसके बाद फिर मैं और संजय बाकी जो वे थे, वे जो और आरोपी थे, केस तो हम झेल ही रहे थे। तो केस के साथ साथ जो अंदर की जो सिचुएशन थी, जैसे और जो इसमें आरोपी थे सारे 8वीं पास लोग थे, सारे 1.5 उम्र के थे। और हमारे मेरे कितने तो उनके बच्चे थे। या तो संजय इसमें पढ़ा लिखा आदमी था 12वीं पास, या मैं इसमें LLM किया हुआ था, मैं खुद एडवोकेट था। तो हम दोनों किसी का प्रमोशन था रुका हुआ था, मेरी तो पूरी जिंदगी दांव पे थी। तो जज साहब ने फाइनली तो देखा, मामले के सारे तथ्यों को पढ़ा, तो हमें 27 सितंबर को बाइज्जत इस केस में बरी कर दिया गया। इसमें एक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। तो वो जो मैं सामने जो सरकारी वकील साहब भी थे, वे भी उन्होंने भी काफी मतलब ये कह सकते हैं कि रास्ते से माननीय न्यायालय को भी गुमराह वे समय समय पे करते रहे कि आज ये नहीं हो रहा है, बहाने बनाते रहे। किसी न किसी रूप से कहीं ना कहीं कुछ उनकी भी जेब में गया होगा मदद करने के लिए। अगर आप सरकार की ओर से पैरवी कर रहे,
अपने कार्य में आप ईमानदारी नहीं दिखा रहे तो आप किस बात का पैसा ले रहे सरकार से। तो उनका भी बहुत इसमें ये देखने को मिला, सीखने को मिला कि होता क्या है सिस्टम, हाँ, सिस्टम कैसे काम करता है, सिस्टम कैसे काम करता है, कहाँ उसमें कमी है, ये चीजें फेस करी फॉल्स देखे। काफी। और खुद का ही केस इतना बड़ा था, ये सामने चुनौती भी थी कि एडवोकेट LLB किया, LLM किया, यदि खुद का ही केस हार जाऊंगा तो फिर दूसरा कौन आएगा। ये बात भी है वो, और फिर देख दाग भी मिटाना था जो दाग लगा था, और वो दाग लगा था जिसका मुझे लेना देना ही था। जो सबसे बड़ी बात थी, कलम चलाई मैंने, बंदूक नहीं चलाई। और इतनी यातनाएं झेलने के बाद मेरे पास 2 रास्ते थे, या तो मैं अपराध की ओर जाता या मैं संघर्ष की ओर बढ़ता, लेकिन मैं अपराध की ओर न जाकर अपने संघर्ष को अपना साथी बनाया। सही। अब समाज की राय बदल गई। अब समाज, जैसे मैं बाइज्जत बरी हुआ इस केस में, और आज मेरे पिता से मेरा नंबर भी मांगते हैं, जो कभी बात करना पसंद नहीं करते थे मेरे से। परिस्थिति बदली तो मेरी राय भी बदली। मेरे पास इस घटना से मैंने ये सीखा कि मैं बिल्कुल जीरो था, मेरे पास खोने को कुछ नहीं बचा था, पाने को सब कुछ था। तो शून्य से मिली मुझे प्रेरणा, तो और माइनस में थे। हाँ, शून्य से मिली मुझे प्रेरणा, और शून्य नहीं मेरी आशाओं का उदय किया। यदि मैं शून्य ना होता तो मैं अपनी उम्मीद ही ना कभी जग जाहिर करता कि मेरी भी कुछ उम्मीद है, मुझे भी जीना चाहिए। खुद को एक्सप्लोर नहीं कर पाता, खुद को नहीं कर पाता। अब जीवन है ये, दूसरा मुझे जीवन मिला, और दूसरे जीवन में मैं और अच्छा कार्य करना चाहूँ जो मुझे बुलंदी पे ले जाए, लेकिन कोई ऐसा कार्य नहीं करूँ जो किसी की आत्मा को दुखा कर जाए। लोगों की मदद भी मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मैंने अपने जीवन में मदद का भाव देखा। मैंने अपनी आंखें भी मरणोपरांत दान की हुई है एम्स में, तो मैं तो ब्लड भी दान करता हूँ। सुभारती में मेरा नंबर लिखा हुआ है वहाँ पे। मेरी नेचर ही नहीं गांधी जी को आदर्श मानूं, कभी थप्पड़ नहीं मारा था, लेकिन जिंदगी बड़े दर्दनाक मोड़ से होकर आई मेरी, जो मैं कभी कल्पना भी नहीं करती। एक आर्मी का जवान बनने के बजाय मैं आज एक एडवोकेट बन के बैठा। और ये चीज़ भी मैं इसलिए ही फेस कर पाया, जो आर्मी में जाने की तैयारी करता है उसका तन मन कमजोर नहीं होता, तो उसी मन इरादे के साथ मेंटली फिजिकली मजबूत। हाँ, 12 साल तक मैं सफर किया इस केस में। गया, कितनी बार आंसू आए खुद पूछे, कितने लोगों से मैंने पैसे मांगे होंगे जाते हुए, कितनी बार मैं रोया हूँ, कितनी होली दिवाली मेरे दोस्तों के घर में बनी होगी, कितनी बार मैं गाँव में भी नहीं गया, कितने लोगों ने मेरा साथ दिया होगा। तो वे मेरी जिंदगी के ऐसे अभिन्न हिस्सा बने जिनका मैं कभी भुला नहीं पाऊंगा। सही बात है। और यही हो सकता है अब तो कि वो 12 साल जो थे वो तो वापस नहीं आ सकते, और जो मानसिक पीड़ा आपको पहुंची, शारीरिक पीड़ा जिनसे आप आज भी गुजरते हैं, वो भी अब कभी ठीक तो नहीं हो सकती। लेकिन यही है कि आज भी जमीन पे सोता हूँ। बस ये है कि कोई इन एक्सपीरियंसेस को किस डायरेक्शन में ले आना चाहता है। आपने खुद कहा कि रास्ते तो थे अपराध की तरफ जाने के भी, और अक्सर हमारी जेल जो सुधार के लिए बनी है, वहां जाने के बाद कोई और ज्यादा मजबूत अपराधी बन के ही बाहर निकलता है। कभी दिमाग में आया ही उदाहरण से आपके जैसे उदाहरण कम है। सुनते हैं कभी कभी बीच में जरूर कि तिहाड़ में इंटरव्यूज चल रहे हैं, वहां किसी ने ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, कहीं नौकरी पा गया। तो ऐसा नहीं है कि सब अपराधी बनते हैं, लेकिन अगर कम ही लोग ऐसे निकलते हैं, आप जैसे उदाहरण यदि कम ही है, तो आपकी तो तारीफ है, लेकिन इस सिस्टम की तो नहीं हो सकती। ये इस सिस्टम की वजह से नहीं है, बल्कि सिस्टम के बावजूद है कि आप जैसे निकल रहे हैं। मन में इरादा था सर निकलने का, खुद से जिद थी कि ये जहाँ मेरा अपमान हो रहा है, जहाँ मेरा हथकड़ी लग रही है, इसी कोर्ट में अपने आप को सम्मान दिलाना। और जो लोग वैसी नजरों से देखते थे वे ये बोले कि आओ बैठिए। सही। तो केस हाई कोर्ट में है? केस हाई कोर्ट में वे अपील भी नहीं करी उन्होंने, की ही नहीं। अब फाइल में दम ही था उनकी, अगर उनमें दम होता तो हाई कोर्ट में अपील करते। 27 दिसंबर को उनका अपील का टाइम भी निकल चुका। वाह भाई वाह। अपील वही तो आदमी करता है जो सच पे, जब झूठ पे आपकी दीवार खड़ी पूरी तो वो तो गिरना तय था, वो दफन हो गया। लेकिन मैं तो यही बोल लूंगा कि किसी वाहवाही के चक्कर में किसी की जिंदगी से नहीं खेलना चाहिए। हर कोई फेस नहीं कर पाता। कोई हो सके मेरी जगह कोई होता, सुसाइड करता, उसके माँ बाप पे क्या बीतती। या मेरे माँ बाप ही सास में बुजुर्ग हो चुके कि पता नहीं अमित का क्या होगा। तो मैं भी उनके लिए कुछ करता। जो माँ बाप के लिए मैं कुछ नहीं कर पाया, वे मेरे लिए कुछ नहीं कर पाए इन 12 साल में। इन 12 साल में आज मैं उम्र के उस पड़ाव पे हूँ कि मुझे रास्ता ही नहीं बैठा कि मैं अब उस 12 साल जो मेरे खराब हुए, कितना मुझे आर्थिक, मानसिक, शारीरिक प्रताड़ना हुई है। तो प्रैक्टिस कर रहे हैं? मैं मेरठ न्यायालय में प्रैक्टिस करता हूँ। कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है, आपकी दुआ से। अपनी बात अच्छे से रखता हूँ, लोग बहुत आशीर्वाद प्यार देते हैं। और अब तो आपके चर्चे मीडिया में हैं, बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स में आपके इंटरव्यू छप रहे हैं, आपकी कहानी आ रही है। आज तो हमारे यहाँ भी आप मेहमान थे,
धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत आपने मुझे मंच प्रदान किया। अमित भाई, आपकी जो कहानी है उससे ये तो सीख मिलती है, पता तो चलता ही है कि सिस्टम कैसे काम करता है, जेल कैसे काम करता है, पुलिस कैसे काम करती है। यही पता चलता है कि कोई भी परिस्थिति इतनी खराब नहीं हो सकती कि आप उससे लड़के निकलना उभर नहीं सकते, निकल नहीं सकते। बल्कि आपकी कहानी सुनकर, पढ़कर, देखकर मैं उम्मीद करूंगा कि बहुत सारे लोगों को रोशनी दिखाई दे और निराशा के गर्त में ना जाए। जैसा आपने भी कहा कि कभी निराशा में नहीं खुशियां जाना चाहिए, जराएं, कभी वो आशा नहीं। आशा में जीना चाहिए हमेशा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद सर, नमस्ते। ये हैं एडवोकेट अमित चौधरी, जिन पर क्या बीती वो आपने सुना। 2 साल 4 महीने 16 दिन वो टॉर्चर सहा। यह सुनकर भी आप में से बहुत लोगों की रूह कांप गई होगी और शुभकामनाएं ही दे सकते हैं। बाकी तो अमित के पास अपनी जिजीविषा, अपना जीवट, अपना जोश, उत्साह और आगे बढ़ने की हिम्मत है ही। उम्मीद है पढ़ाकू नितिन के इस एपिसोड से जो